बच्चों बात करते हैं अबाउट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल रिलेटेड टू क्लास 12th अकाउंटेंसी। मैं आपको बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स कराने से पहले इसके जो है कंसेप्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा। देन विल मूव ऑन टू द कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को शो करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कैश के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के शो करने वाले स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। ये कैश का इनफ्लो यानी कैश का आना एंड आउटफ्लो यानी कैश का जाना दोनों दर्शाता है या दोनों को डिपिक्ट करता है, शो करता है। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो और कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाता है। तो देखिए कैश फ्लो की कुछ जो है बिजनेस में मेनली 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है। तो कैश का फ्लो हम इसमें ये भी दिखाते हैं साथ साथ कि किस एक्टिविटी के थ्रू कितना कैश का फ्लो हो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो। तो जो कैश की एक्टिविटीज़ होती हैं या कह लीजिए बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो 3 उसमें बांटी गई हैं। पहली एक्टिविटी कहलाती है ऑपरेटिंग, दूसरी इन्वेस्टिंग और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाती है। तो हम इसमें पहले तीनों एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो चेक करा करते हैं अलग अलग, कि बिजनेस ने अपने ऑपरेशनल कामों से कितना कैश जनरेट या यूज अप किया, अपने इन्वेस्टिंग वाले कामों से कितना कैश जनरेट या यूज अप हुआ, या फाइनेंसिंग वाले कामों से कितना कैश जनरेट या यूज अप हुआ ड्यूरिंग द ईयर। फिर इनका नेट समेशन किया जाता है टू फाइंड आउट द ओवरऑल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। तो बच्चों आइए जानते हैं कि अब ये इंडिविजुअली ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आखिर होती क्या है। देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कहा जाता है मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस की मेन आउट जो है इनकम जनरेट करने वाली एक्टिविटी, जिस चीज़ के लिए बिजनेस की फॉर्मेशन हुई थी, जिस के लिए बिजनेस को इस्टेब्लिश किया गया था, जो उसके मेन अपने प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ से या जो भी इसके ऑपरेशनल काम होते हैं जिस चीज़ के लिए बिजनेस इस्टेब्लिश किया गया है, उन कामों से कैश कितना जनरेट या यूज्ड अप हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है बच्चों, तो मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस हम कह सकते हैं, जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। इन्वेस्टर एक्टिविटी का संबंध जो होता है वो एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इनकम्स रिलेटेड टू दैम, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ें, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव एक्सेट्रा। तो बच्चे अब जानते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। देखिए बिजनेस में एसेट्स एक्वायर करने के लिए और बिजनेस चलाने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे कि हमारा शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट। तो ये शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स, या जो है, तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपका फाइनेंस जो है इंक्रीज या डिक्रीज होता है इन टर्म्स ऑफ कैश। तो इसमें आपका आता है इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स, लोन टेकन, रिपेमेंट ऑफ लोन, रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, चाहे इंटरिम हो, चाहे प्रपोज हो, चाहे शेयर इशू एक्सपेंसेस हो। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं बच्चों। आउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, तो बच्चों ये जानते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो उससे पहले जान लिया कैश क्या होता है। तो कैश का यहाँ पर जो मतलब होता है वो कैश एंड बैंक बैलेंस बोथ, नॉट ओनली कैश, इट इंक्लूड्स आपका बैंक बैलेंस ऑल्सो। अब कैश इक्विवेलेंट्स में क्या होता है। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब ये होता है कि वो कैश तो नहीं है बट बहुत ही जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉल इन देयर वैल्यू। ऐसे में आप जो है आप चेक इन हैंड वगैरह को भी एक तरह से, खैर चेक इन हैंड तो आपका कैश में ही काउंट होगा। आप ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इनको कैश इक्विवेलेंट्स में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इनको जल्दी ही कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉल इन देयर वैल्यू। तो समझ गए बच्चों, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर ये सब टर्म्स आती हैं। ठीक है बच्चों,
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखा जाता है वो कैश एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट्स दोनों का देखा जाता है, नॉट ओनली ऑफ कैश। ठीक है बच्चों। और बच्चों बात करेंगे अबाउट द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए बच्चों, इसका बुक में बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट दे रखा है, मगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको याद करा दूंगा। मैंने कुछ एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हैं, अगर आप इन शॉर्ट फॉर्म को ढंग से समझ लेंगे तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना जो है याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं अब हम। प्रॉफिट एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो आपको जो बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है वो रिजर्व सरप्लस के अंदर दे रखा होता है, जो एक सब हेड होता है अंडर द शेयर होल्डर फंड। उसमें आपको प्रॉफिट लेना होता है, उससे करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर फिगर को माइनस कर दीजिएगा, आपका प्रॉफिट निकल आएगा एज पर बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। फिर आपको देखिए प्लस करना है जीआईपी स्क्वायर, जी आई और पी स्क्वायर प्लस करना है। फिर टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस जो मैंने बाद में लिखे हैं, इनका ट्रीटमेंट करना होता है। टैक्स रिफंड माइनस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस, और उसे एनपीबीटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप प्रॉफिट में जीआईपी स्क्वायर प्लस कर देंगे और टैक्स रिफंड माइनस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस, तो आपका जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल आएगा। इन सब चीज़ों को अप्रोप्रिएशंस कहा जाता है। जब ये सारी अप्रोप्रिएशंस आप कर लेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल कर आता है। अब ये जीआईपी स्क्वायर क्या होता है, टी आर ई आई और ईएल क्या होते हैं, ये सब समझ लीजिए बच्चों। जी फॉर होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका जो है ये भी रिजर्व सरप्लस के अंदर ही दे रखा होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उनका भी सेम ट्रीटमेंट होगा जो जनरल रिजर्व का होता है। मोस्ट कॉमनली जनरल रिजर्व ही दे रखा होता है बच्चों, इसलिए। और बच्चों, आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर वैल्यू माइनस करनी है, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको प्लस करना होगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगली चीज़ होती है आईडी, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो एज इट इज लिया जाता है। ये करंट ईयर में डिक्लेयर और करंट ईयर में पे कर दिया जाता है। बच्चों, जैसे मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड समझाया, उसके बाद आपका अगला चीज़ होती है प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड तो एज इट इज लिया जाता है, बिकॉज ये वो डिविडेंड होता है जो करंट ईयर में ही डिक्लेयर और करंट ईयर में ही पे कर दिया जाता है विद इन द 7 days ऑफ डिक्लेरेशन। लेकिन उसके बाद जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसको प्रीवियस ईयर का ही लेना है, आपको करंट ईयर का नहीं लेना होता, क्योंकि करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो कंटीजेंट लायबिलिटी के तौर पे लिया जाता है और जिसे आउटसाइड द बैलेंस शीट शो किया गया होता है। और जो आपने इस साल डिविडेंड पे किया गया होता है और जो प्रॉफिट में से डिडक्ट किया गया होता है वो प्रपोज डिविडेंड होता है ऑफ प्रीवियस ईयर। तो दैट्स वाई आपको प्रपोज डिविडेंड जो लेना है वो प्रीवियस ईयर का लेना है। उसके बाद अगली चीज़ आती है बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है वो आपको करंट ईयर का ही लेना होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका, ये करंट ईयर का आएगा और ये आपको जो है बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली हेडिंग के अंदर दे रखा होगा। प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों दे रखा होगा, लेकिन आपको करंट ईयर का लेना है। सम टाइम आपको प्रोविजन टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए करंट ईयर को। बच्चों, आपने देखा था कि मैंने टैक्स जो है जीआईपी स्क्वायर के अलावा 2-3 चीज़ें और लिखी थी, जैसे टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। तो ध्यान रखिए बच्चों, टैक्स रिफंड तो माइनस होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में माइनस की जाती है, वेयरएज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को प्लस किया जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में आप कह सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीव आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसेट होती है, और लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू फ्लड जो होते हैं, ये आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस होता है। तो ध्यान रखिए बच्चे, इन 3 चीज़ों को और ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको ये पूरा जीआईपी स्क्वायर क्लियर हो गया। जी फॉर जनरल रिजर्व, आई फॉर इंटरिम डिविडेंड, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। ये 4 चीज़ें होती हैं। जनरल रिजर्व में डिफरेंस लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड एज इट इज लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है करंट ईयर का लेते हैं, प्रपोज डिविडेंड जो है वो प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। ये आपका जीआईपी स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आसानी से आप जीआईपी स्क्वायर याद कर सकते हैं। और उसके अलावा टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस करा जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस करा जाता है। ये तीनों बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर होंगे तो इनका यही ट्रीटमेंट किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकल कर आएगा। हाँ, तो बच्चों एक बार जब आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाता है तो देखिए उसके बाद में लिखवाया दलिप प्लस करिए और ग्रेड माइनस करिए। देखिए कितना आसान है, दलिप ग्रेड, ये नाम याद रखना। दलिप प्लस करना है, ग्रेड माइनस करना है बच्चों। अगर एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाएगा तो आपको दलिप प्लस करना है, ग्रेड माइनस करना है। दलिप ग्रेड, दलिप नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैं दलिप को दिलीप भी बोल सकता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे दलिप के तौर पर या दिलीप के तौर पर कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। मैं डी का ए का आई भी आपको समझा दूंगा कैसे है। ठीक है बच्चों, तो दिलीप ग्रेड आपके लिए कोई मुश्किल लाभ नहीं है। एनपीबीटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में दिलीप प्लस करना है, ग्रेड माइनस करना है। दिलीप एक नाम है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। ग्रेड भी एक वर्ड होता है जो आप समझ सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को ग्रेड कहा जाता है।
तो ग्रिड आपके लिए आसान है वर्ड, दलीप आपके लिए आसान है वर्ड, ठीक है बच्चों। तो दलीप ग्रिड जो है आपको प्लस माइनस करने हैं। दलीप में क्या क्या चीज़ आती है, ग्रिड में क्या क्या चीज़ आती है, वो अपने अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चों। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में दलीप प्लस करना है, ग्रिड माइनस करना है। उससे जो निकल कर आता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों कहा था आपसे कि मैं आप लोगों को दलीप ग्रेड का फुल फॉर्म समझाऊंगा। तो दलीप का डी होता है डेप्रिसिएशन, ए होता है अमोर्टाइजेशन, एल होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आई होता है इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर लोन और ओवरड्राफ्ट, और पी होता है प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स। और कभी कभार प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी या प्रेफरेंस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी आ सकता है, बट दैट इज वेरी रेयर, दैट्स व्हाई मैंने उस पी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो इसको मैं दलीप स्क्वायर ही बोल सकता था। अब जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों कि मैं इसको दलीप को दिलीप भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ए का मत होता है अमोर्टाइजेशन, और अमोर्टाइजेशन किसका होता है, इंटेंजिबल एसेट्स का। तो अमोर्टाइजेशन को आप इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ भी कह सकते हो, तो फिर वो दिलीप बन जाएगा इंस्टेड ऑफ दलीप, ठीक है बच्चों। तो डी फॉर डेप्रिसिएशन, ए फॉर अमोर्टाइजेशन, एल फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन और ओवरड्राफ्ट, पी फॉर प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, एंड सम टाइम पी फॉर आप कह सकते हैं प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, या फिर वो इस केस में दिलीप स्क्वायर बन जाएगा। बात करेंगे बच्चों ग्रिड की, तो ग्रिड का जी होता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, आर होता है रेंट रिसीव, आई होता है इंटरेस्ट रिसीव, डी होता है डिविडेंड रिसीव। तो जी फॉर गेन, आर फॉर रेंट रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, डी फॉर डिविडेंड रिसीव। तो बच्चों जब एक बार दिलीप वो आपका दिलीप ग्रेड का आप ट्रीटमेंट कर लेते हैं और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में, तो उससे आपका जो निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए बच्चों उसके बाद क्या करना होता है आपको, उसके बाद आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट करना होता है। करंट एसेट में और करंट लायबिलिटी में आप देख भी सकते हैं, इसमें मैंने जो इस तरह से एरो इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बच्चों करंट एसेट में आपको उल्टा चलना है और करंट लायबिलिटी में आपको सीधा चलना है। तो इसमें मैं उल्टा सीधा अप्रोच ही बोलता हूँ। इसका मतलब होता है करंट एसेट में अगर डिक्रीज होगा तो प्लस, इंक्रीज होगा तो माइनस, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस, ठीक है बच्चों। एक बात और ध्यान रखिएगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के दौरान आपको कैश, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट एज वेल एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना होता है, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता। कैश और बैंक कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट्स में आता है, और बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में आया करता है बच्चों। उसी तरह से शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो प्रोविजन टैक्स होता है, उसको मत दीजिएगा, वो टैक्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो एनपीबीटी में आता है और एक ऑपरेटिंग के क्लास में आता है, दैट्स वाई। और जब बच्चों एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है, तो मैंने आपको बताया था सी ए सी एल का ट्रीटमेंट जो है सी ए में उल्टा और सी एल में सीधा चलना होता है, ठीक है बच्चों। जब आप सी ए सी एल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो निकल कर आता है उसे कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सी जी एफ ओ का मैंने लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा बच्चों। और जब एक बार कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है तब भी वो फाइनल आंसर नहीं कहलाता, तो उसके बाद आपको टैक्स पेड लेना होता है, टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। देखिए बच्चों ये टी आर ई आई और ई एल तो वही चीज़ें हैं जो ऊपर थी आपकी, देख सकते हैं टी आर ई आई और ई एल, यानी टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। अभी ये माइनस माइनस प्लस थे, तब प्लस प्लस माइनस हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। और टैक्स पेड माइनस करा जाता है। ये जो टैक्स पेड होता है ये प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रीवियस ईयर का लिया जाता है टैक्स पेड, ठीक है बच्चों। तो इसलिए फाइनल आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसे आप कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर अगर नेगेटिव होगा तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह से बच्चों आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपको जो है पूरा ऑपरेटिंग एक बार पूरा बहुत तेजी से रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, देखिएगा, और कितनी आसानी से आप लोगों को याद भी हो गया, आपको पता भी नहीं चला होगा बच्चों। देखिए प्रॉफिट से शुरुआत करनी है, जो कि डिफरेंस लिया जाता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर आपको जीआईपी स्क्वायर प्लस करना है, और टैक्स रिफंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस प्लस करना है। पहुंच जाएंगे एनपीबीटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे, फिर दलिप प्लस करना है, ग्रिड माइनस करना है, उससे आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग चेंजेस। फिर सी ए सी एल लेना है, सी ए में उल्टा और सी एल में सीधा चलना है। फिर आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा, जिससे आपको जो है बाद में टैक्स पेड माइनस करना है, टैक्स रिफंड प्लस करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्स्ट्रा प्लस करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस माइनस करना है। आंसर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। शुरुआत प्रॉफिट से, फिर जीआईपी स्क्वायर प्लस और टैक्स रिफंड, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा लॉस बहुत ही रेयर होते हैं, ध्यान रखिएगा, मेनली जीआईपी स्क्वायर का ध्यान रखिएगा। फिर दलिप प्लस ग्रेड माइनस करना है, और फिर आपका जो है सी ए सी एल मिलना है, सी ए में उल्टा सी एल में सीधा चलना है। फिर आपको बाद में टैक्स पेड माइनस टैक्स रिफंड प्लस एक्स्ट्रा इनकम प्लस एक्स्ट्रा लॉस माइनस कर देना है। तो ये भी बहुत रेयर ही होते हैं, टैक्स पेड ही हद से मिलेगा, आपको ध्यान रखिएगा बच्चों। हाँ बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो है जीआईपी स्क्वायर क्या होता है उसको समझिएगा। जीआईपी स्क्वायर का जी होता है जनरल रिजर्व, आई होता है इंटरिम डिविडेंड, पी होता है प्रपोज डिविडेंड, टी आर फॉर टैक्स रिफंड, ई आई फॉर एक्स्ट्रा इनकम, ई एल फॉर एक्स्ट्रा लॉस, एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स होता है वो। फिर आपको दलिप का मतलब जो है डी फॉर डेप्रिसिएशन, ए फॉर अमोर्टाइजेशन, एल फॉर लॉस, आई फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, पी फॉर प्रीमियम या फिर प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, मेनली प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स के तौर पे याद रखेगा। क्रेडिट का जी होता है गेन, आर होता है रेंट रिसीव, आई होता है इंटरेस्ट रिसीव, डी होता है डिविडेंड रिसीव। उससे निकल कर आया उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
फिर CACL में आपको करंट एसेट करंट लायबिलिटीज में उल्टा सीधा अप्रोच फॉलो करनी है। करंट एसेट में यानी बढ़ेगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस। करंट लायबिलिटी में बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस। यानी अगर डेटर बढ़ेगा तो प्लस माइनस करोगे, कम होगा तो प्लस करोगे। करंट क्रेडिटर बढ़ेगा तो प्लस करोगे, कम होगा तो माइनस करोगे। कैश और बैंक को बिल्कुल मत लीजिएगा, उनको लास्ट में लिया जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सेम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को, बैंक ओवरड्राफ्ट को मत लीजिएगा, फाइनेंसिंग में आता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन को मत लीजिएगा, वो आपका जो है टैक्स के तौर पे ऊपर आ जाता है टैक्स मेड में, और टैक्स पेड में लास्ट में माइनस हो जाता है। बाद में आपका जो है फाइनल आंसर नहीं आया होता CACL के बाद। CACL के बाद जो भी आता है उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, और या फिर कैश यूज इन ऑपरेशन अगर नेगेटिव हो तो। और फिर बाद में टैक्स पेड माइनस कर दीजिएगा, टैक्स रिफंड और प्लस कर दीजिएगा, एक्स्ट्रा इनकम प्लस और एक्स्ट्रा इन लॉस माइनस। ध्यान रखिएगा ये मेनली टैक्स पेड ही आपको मिलेगा। टैक्स रिफंड, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इन लॉस शुरू में भी आपको बहुत ही कम मिलेंगे, और बाद में अगर आपको शुरू में ही नहीं मिले NPBT निकालते समय तो बाद में भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव आया तो आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएगा, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तब कहलाएगा जब वो नेगेटिव आए तो। ध्यान रखिएगा GIP स्क्वायर ही मेन होता है, ये तीनों चीजें बहुत ही रेयर मिलेंगी आपको, ध्यान रखिएगा। दलिप ग्रिड के अंदर आपको जो है फॉर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, इंटरेस्ट पेमेंट और प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, ग्रिड का गेन ऑन सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव। दलिप प्लस होता है, ग्रिड माइनस होता है। दलिप को दलिप भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। CACL में आपको करंट एसेट में उल्टा चलना है, करंट लायबिलिटी में सीधा चलना है, इसको ध्यान रखिएगा। कैश बैंक को बिल्कुल नहीं लेना, और लास्ट में फिर टैक्स पेड माइनस करना है। और ये तीनों तो बहुत रेयर है, इसके बारे में दोबारा बोलूंगा। टैक्स पेड का ध्यान रखना, और टैक्स पेड जो होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है, बच्चों ध्यान रखिएगा। जो है जनरल रिजर्व वगैरह कहाँ बैलेंस शीट में कहाँ मिलता है आपको, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये जो बच्चों जनरल रिजर्व होता है, या जो आपका DRR होगा, या आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होगा, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, ये सब आपको बच्चों बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस वाले सब हेडिंग के अंदर मिला करेंगे। उसके नोट टू अकाउंट में चेक कर लीजिएगा बच्चों। ये जो प्रॉफिट होता है एज पर बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L वो भी आपको वहीं मिला करेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। शेयर होल्डर फंड हेडिंग के अंदर आपका सब हेड जो होगा रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर मिलेगा। इंटरम डिविडेंड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिला करेगा, या तो परसेंटेज के तौर पे दे रखा होगा या रुपीज में ही दे रखा होगा। परसेंटेज के तौर पे दे रखा होगा तो ज्यादातर ओपनिंग बैलेंस में निकाला करते हैं ऑफ शेयर्स, ध्यान रखिएगा बच्चों। रेयरली ही क्लोजिंग बैलेंस में निकालना पड़ता है, वो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको डिस्कस कर बता दूंगा। प्रपोज इवेंट प्रीवियस ईयर का लिया जाता है, ठीक है। रुपीज में देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप प्रीवियस ईयर बैलेंस में निकाल दीजिएगा ऑफ द इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, जो भी जैसे क्वेश्चन में क्या रखा होगा। प्रोविजन टैक्स आपको बच्चों करंट लायबिलिटी के अंदर एक सब हेड होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके अंदर मिलेगा। उसमें आपको करंट ईयर वाला प्लस करना है, प्रीवियस ईयर वाला माइनस करना है, और प्लस ओपनिंग स्टार्टिंग में होता है, माइनस एंड में होता है। बात करें बच्चों टैक्स रिफंड की, एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा लॉस, ये बहुत ही रेयर होते हैं, और दे भी रखे होंगे तो कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही दे रखे होंगे, तभी आप लीजिएगा बच्चों। तो क्लियर हो गया बच्चों। जर्नलिज्म मिलेगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर मिलेगा, जो करंट लायबिलिटी के अंदर होता है, ये शेयर होल्डर फंड के अंदर होता है, ठीक है बच्चों। और आपका जो है ये सब चीज़ें प्रोविजन टैक्स आपको बता ही दिया, ये भी बता दिया, और ये सब चीज़ें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही दे रखूंगी, बहुत रेयर होती है इनकी इन्फॉर्मेशन, मिली GIP स्क्वायर से काम चल जाया करता है। अब बात करेंगे बच्चों ये दलिप ग्रेड कहाँ मिला करते हैं, दलिप और ग्रेड। दलिप का D होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए क्या होता है, अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी फिक्स एसेट को चेक कर लिया करिए। अगर फिक्स एसेट बहुत नॉमिनल अमाउंट से कम हो रही है तो समझ जाइएगा वो डेप्रिसिएशन है, बड़े अमाउंट से कम हो रही है तो सेल मानिएगा, डेप्रिसिएशन मत मानिएगा, ठीक है बच्चों। कभी कभार आपको प्रोविजन और डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस दे रखे होते हैं तो फिर उसका अकाउंट बना के भी निकल सकता है डेप्रिसिएशन, नहीं तो अगर कोई अकाउंट नहीं बनाना तो डिफरेंस से ही डेप्रिसिएशन आ जाए करेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। बात करें बच्चों अमोर्टाइजेशन की या इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ की, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों नॉन करंट एसेट के अंदर जो है फिक्स एसेट के साथ साथ टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट दोनों दे रखी होती हैं। इंटेंजिबल एसेट में जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, तो देख लीजिएगा अगर वो कम हो रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो राइट ऑफ ही समझाता है, सेल मत समझिएगा। तो इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ आपको वहाँ मिला करेगी हमेशा। नॉन करंट एसेट के अंदर, फिक्स एसेट के अंदर भी आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट दे रखे होते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट नॉर्मली गुडविल या पेटेंट्स या कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क्स दे रखे होते हैं। अगर ये कम हो रहे होते हैं तभी इनको हम रिटर्न ऑफ मानते हैं, अमोर्टाइज मानते हैं, अदरवाइज इनकी परचेज माना जाएगा अगर ये बढ़ रहे हैं तो, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सेल कभी मत मानिएगा जब तक कुछ में खुद ना कहें कि वो सेल है। लॉस ऑन सेल तभी होगा जब आपको एसेट की सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और उन्होंने आपको बता रखा होगा कि एसेट की बुक वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, या कितने या लॉस क्या है, ठीक है। अदरवाइज फिर लॉस हुआ ही नहीं होगा अगर एसेट सेल ही नहीं हुई होगी तो। इंटरेस्ट के बारे में ध्यान रखें, जो आई होता है इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पे या लोन पे निकाला जाता है, और कुछ नहीं करेगा तो इनके ओपनिंग वैल्यूज पे निकाला करता है। अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा ओपनिंग वैल्यू पे निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। बात करें बच्चों अबाउट प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स की, तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स आप देखिएगा जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं आपके, जो करंट एसेट के अंदर हेडिंग होते हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो उसके नोट में देख लीजिएगा प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स आपको वहीं मिलेगा। इसमें जो भी डिफरेंस है उसका डिफरेंस ले लिया जाता है। तो करंट एसेट के अंदर आपका जो ट्रेड रिसीवेबल होता है उसके नोट्स में आप चेक कर लीजिएगा। करंट रिसीवेबल के नोट्स में आपको दे रखा होगा
प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दीजिएगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेगा। नॉर्मली वो इंक्रीज ही हो रहा होता है, डिक्रीज बहुत रेयर होता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं जो ग्रिड की, तो ग्रिड का जी होता है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो देखिए जब तक आपका एसेट की सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दोगी तो आपको सेल भी, आपका गेन ऑन सेल का भी कोई चांसेस नहीं होंगे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ये वाला पॉइंट। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव तीनों इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन हाँ, एक बार को इंटरेस्ट रिसीव जो है आप इन्वेस्टमेंट चेक कर लिया करिए, उसके आगे को परसेंटेज लिखी होती है तो अपने आप ही ओपनिंग वैल्यू पे निकाल दिया करिएगा। इफ नथिंग इज सेड, अदरवाइज जैसा क्वेश्चन में कह रखा होगा कि इन्वेस्टमेंट कब खरीदी है, कब बेची गई है। ठीक है। वैसे इन्वेस्टमेंट का रेट बहुत कम दे रखा होता है, लेकिन दे रखा होगा तो इंटरेस्ट जरूर निकालेगा, निकालना भूलेगा। ये इंटरेस्ट रिसीव कहलाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिला करता है, ना कि पे करते हैं।